हेलो गाइस, क्लास 12 सॉल्यूशंस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है और आज के वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हेनरीज लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, हमने सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाली डिफरेंट टर्म्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी की अगर डेफिनेशन देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in specified amount of solute at specified temperature and pressure। मतलब क्या है समझिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मैंने एक सॉल्वेंट लिया, सपोज वाटर एज ए सॉल्वेंट मैंने लिया और इसका स्पेसिफाइड अमाउंट मैंने ले लिया सपोज 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में अगर मैं कॉपर की सॉल्युबिलिटी चेक करना चाहता हूं तो मुझे इस वाटर के पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर मैंने ले लिया सपोज कितना 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम वाटर में कॉपर सल्फेट की जो मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व हो सकती है उसी को उसकी क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट जो होगा वो 21 ग्राम के करीब डिसॉल्व होगा एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी आप लिख देंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट एट 20 डिग्री सेल्सियस इन वाटर। ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ेंगी जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो वो कितना लिखेंगे, 21 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। यहाँ पे वाटर हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो ये हम टर्म लिख देंगे। समझ में आया? मैक्सिमम क्वांटिटी जो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट की डिसॉल्व हो सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब सॉल्युबिलिटी जो होती है ना वो 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि आप यहां से देख ही सकते हैं, सबसे पहला पैरामीटर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप ये टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब वो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी और गैस की सॉल्युबिलिटी दोनों टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग तरह से डिपेंड करती हैं। दूसरा जो पैरामीटर है वो है प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से भी सॉल्युबिलिटी में चेंज आता है। ये जो मैंने बात की है, ये इसमें प्रेशर जो रखा है वो मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है। इसके अलावा 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट मैंने बात कर दी टेम्परेचर की, सेकंड मैंने बात की प्रेशर की, और थर्ड कौन सा है, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट चेंज होगा तो भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में बताई है 21 ग्राम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाटर अगर रहेगा तब तो 21 है, लेकिन वाटर के अलावा अगर मैंने कोई सॉल्वेंट लिया है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। और फोर्थ नंबर जो है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट के नेचर पे। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं कि सॉल्यूट का नेचर जो है वो भी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले हम ये बात करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो होती है गिवन लिक्विड में, किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी गिवन लिक्विड में जो होती है वो अलग अलग होती है। अब कैसे होती है, कुछ सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ सॉलिड जो होते हैं लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते। अब इसके लिए एक रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसका मतलब क्या है, इसको आराम से समझ लीजिए क्योंकि ये काफ़ी जगह यूज़ होगा। यहाँ पे तो यूज़ हो ही रहा है, कई जगह और भी यूज़ होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है, इसको समझिए। देखो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि पोलर सॉल्यूट जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। लाइक का मतलब है कि पोलर, लाइक का मतलब सेम टाइप के जो सॉल्यूट हैं वो सेम टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, है ना। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सेम टाइप ऑफ सॉल्वेंट,
मतलब क्या हुआ, सेम टाइप का मतलब क्या हुआ, पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर पोलर का मतलब क्या है और नॉन पोलर का मतलब क्या है, तो ये भी समझ लीजिए। देखो पोलर का मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हैं जिसमें पोल्स हैं, अगर इंटरनली किसी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं तो उनको पोलर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होंगे, अब आयनिक कंपाउंड्स तो आप आराम से पहचान सकते हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके अलावा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, दोनों ही मेटल हों लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, जैसे HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसीलिए ये HCl जो होगा वो पोलर कंपाउंड होगा। तो पोलर जो होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल में पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। अब पोलर सॉल्वेंट का एक एग्जांपल ले लो, जैसे पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल की मैं बात करूं, पोलर सॉल्वेंट H2O। H2O पोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि H2O में जो है आप स्ट्रक्चर जानते ही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, आपको पता ही है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 के आसपास है। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो पेयर्ड, जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए ओवरऑल ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब पोल्स बन गए। तो वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए वाटर पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। तो वाटर में जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो जाते हैं और जितने भी कोवलेंट कंपाउंड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है एटम्स के में, वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि नॉन पोलर्स की अगर हम बात करें, नॉन पोलर क्या एग्जांपल ले लेते हैं, तो नॉन पोलर जनरली जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो सभी के सभी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए ये नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं। तो बेंजीन हो गया या एंथ्रासीन हो गया, ये सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। तो नॉन पोलर जितने भी हैं उनमें नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे वही चीजें बोल रखी हैं, वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वाटर भी कैसा है, एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से NaCl और शुगर जो है वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासिन जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में। रीज़न क्या है, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन दोनों ही हाइड्रोकार्बन हैं और हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इसीलिए वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, ऑन अदर हैंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डिसॉल्व रेडियली इन बेंजीन। बेंजीन भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है C6H6, और नेफ्थलीन और एंथ्रासिन भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब दोनों ही नॉन पोलर हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इसीलिए नेफ्थलीन और जो एंथ्रासिन है वो बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। अब सोडियम क्लोराइड और शुगर जो हैं वो पोलर सॉल्यूट हैं, इसीलिए वो बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। बहुत बार हो गया पोलर नॉन पोलर, आपको समझ में आ गया होगा। इट इज ऑब्जर्व दैट polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. In general, solute dissolve in the solvent if intermolecular interaction are similar in two or more, और वी कैन से लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक ये आप याद रखें, ये कई जगह यूज़ किया जाता है ना, कई जगह यूजफुल फिनोमेना है, कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं कि जो सॉलिड सॉल्यूट लिया है वो लिक्विड सॉल्वेंट में किस तरह से डिसॉल्व होता है। जैसे मैंने लिक्विड ले लिया सॉल्वेंट, यही सॉल्वेंट ले लिया मैंने लिक्विड। अब जैसे ही मैं ऊपर से सॉल्यूट इसमें डालता हूं जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो वो सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो लिक्विड में जाने के बाद डिसोल्यूशन होगा।
ठीक है। डिसोल्यूशन जैसे ही होगा तो यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल जैसे ही इस लिक्विड में पहुंचेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी। सॉलिड के पार्टिकल्स जैसे ही इसके इंक्रीज होने लगेगी तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होने की वजह से वो आपस में क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, और एग्रीगेट करने के बाद में क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे इनिशियली आप डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन हो रहा है, जैसे ही इस लिक्विड में बहुत सारे सॉलिड के पार्टिकल्स आ गए उसी टाइम पे, सेम टाइम पे क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन जो है वो दोनों ही इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तब ये जो है सॉलिड जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तब तक डिसॉल्व होता रहेगा। ठीक है, देखो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। इनिशियली ऐसा ही होगा, जैसे ही हमने सॉल्यूट को डाला तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। सम सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कोलिड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट द सॉल्यूशन। जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स इसमें पहुंच जाएंगे तो आपस में कॉलिड करेंगे और एक दूसरे से एग्रीगेट करके अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट। Under such condition, number of solute particle going into the solution will be equal to the solute particles separating out at a stage of dynamic equilibrium is reached। और इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के जितने पार्टिकल सॉल्वेंट में जाएंगे वो उतने ही पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉल्यूशन में से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब हम बोलेंगे कि इस प्रोसेस में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था सॉल्वेंट में, वो डिसॉल्व हो चुका है। At this stage, the concentration of solute in solution will remain constant under the given condition. Condition कौन कौन सी, at constant temperature and pressure. Similar process is followed when gas is dissolved in liquid in solid. Gas is dissolved in liquids. Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution. Yes, अब solubility के बेसिस पे solutions का भी classification है। solubility मैंने आपको पहले समझाई थी, वही है। अब solubility को यहाँ पे जो mechanism के थ्रू है, ये वाला जो पैराग्राफ है वो mechanism के थ्रू आपको बता दिया है कि solubility maximum जो amount है solute का उसी को solubility बोल रहे हैं, और वो किस तरह से attain होती है। अब solubility के बेसिस पे 3 टाइप्स के solutions होते हैं। सबसे पहले टाइप के solution होते हैं saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब जितनी सॉल्युबिलिटी है ना उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की, उतनी क्वांटिटी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई है, उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे टाइप के जो होते हैं उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका मतलब क्या है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब है कि सॉल्युबिलिटी से कम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसा कि मैंने पहले अभी एग्जांपल लिया था कि वाटर में कॉपर सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी थी वो 21 ग्राम थी एट 20 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 21 ग्राम कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया है तो जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर मैंने लेस देन 21 ग्राम सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट 100 ग्राम वाटर में अगर मैंने डिसॉल्व किया है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो जो सॉल्यूशंस बनेंगे जितने भी कम 20 हो, 90 हो, 15 हो, 10 ग्राम हो, जितना भी हो, वो सभी के सभी सॉल्यूशंस जो होंगे वो कैसे सॉल्यूशंस कहेंगे, उनको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहेंगे। ठीक है, इसमें यही बोला है कि जब जितनी सॉल्युबिलिटी है उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो तो उस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टर्म जो है ना वो पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हैं। अगर मैं टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज या डिक्रीज कर दूंगा तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है कॉपर सल्फेट की वो चेंज हो जाएगी और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन
in which more solute can be dissolved at the same temperature। यानी कि मैंने अभी जैसा बताया कि 21 ग्राम से कम कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया है, 10 ग्राम डिसॉल्व किया है, तो और ऐड हो सकता है ना। तो इस तरह के जितने भी सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्युबिलिटी से कम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है उनको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। The solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution and contain the maximum amount of the solute dissolved in the given amount of solvent. Thus, the concentration of solute in such a solution is its solubility. Earlier, we have observed that solubility of one substance into another depend on the nature of the substance. In addition to these variables, two other parameters that are temperature and pressure also control this phenomena. सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से किस तरह से अफेक्ट होती है, अब हम ये बात करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10। 2.10 वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। अगर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसा हो, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर चेंज से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट बी फॉलोड लीच-एटलियर प्रिंसिपल। In general, if in a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic, अगर dissolution process जो है वो endothermic हुआ तो solubility should be increased with rise in temperature। मतलब क्या हुआ, अगर ये प्रोसेस जो है डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो अगर एंडोथर्मिक होगा तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, कब, जब प्रोसेस जो है वो कैसा हो, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ये सही है। और अगर ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हुआ तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है। कब होगी डिक्रीज, जब डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होगा वो कैसा हो, एक्सोथर्मिक हो। क्लियर है। These ट्रेंड आर ऑल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। ये ट्रेंड जो हैं वो एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व होंगे, आगे चल के हम इनके बारे में भी बात करेंगे। टेम्परेचर के इफेक्ट के बाद में अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। Pressure does not have any significant effect on solubility of solid in liquid. Solid in liquid टाइप के जो solutions फॉर्म होते हैं उनमें प्रेशर जो है वो बहुत मेजर सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। इसका रीजन क्या है, इट इज बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ प्रेशर। लेकिन गैस जो होती हैं, गैस की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होती है वो प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली इन ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। इट इज दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन विच इज सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ सस्टेन होती है, जनरल पॉइंट है। ऑन अदर हैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाईली सॉल्युबल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोराइड गैस जो है उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि HCl जो होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए ये एसिड फॉर्म में इजीली अवेलेबल होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। गैस अगर सॉल्यूट है तो अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी गैस की लिक्विड में वो भी इंक्रीज होगी। इसको समझिए किस तरह से इंक्रीज होगी, इसको समझिए। इसके लिए यहाँ पे एक ये पिस्टन लिया गया है। ठीक है, पिस्टन लिया है और यहाँ पे नीचे की साइड में जो है ये लिक्विड स्टेट है और ऊपर की साइड में यहाँ पे ये गैस के पार्टिकल्स हैं। हमने अभी पढ़ा था कि जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे जैसे ही ये लिक्विड और
गैस का ये दो फेज बने हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब क्या है कि जितने गैस के पार्टिकल्स हैं वो इसमें डिसॉल्व होंगे और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इस इस लिक्विड सॉल्यूशन से एस्केप होके गैसेस स्टेट में आएंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जितने इस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी उतना इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे लिक्विड में, और रिमेनिंग जो हैं वो गैसेस स्टेट में रह जाएंगे। एक ये फर्स्ट केस बना। अब मैंने सेकंड स्टेट में क्या किया कि इस W1 वेट को इंक्रीज करके W2 W3 और वेट इंक्रीज कर दिया। अब वेट इंक्रीज करने से क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि पिस्टन डाउन साइड में जाएगा, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज किया। मैंने ये वाली कंडीशन अराइज किया। अब सॉल्युबिलिटी किस तरह से इंक्रीज होगी वो समझिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे वेट रखा तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो ये वाला जो गैसियस पार्टिकल जो इतने वाले सरफेस में थे उनके लिए स्पेस या बोल सकते वॉल्यूम बोल सकते हो कम हो गया। पर वॉल्यूम गैसियस मॉलिक्यूल्स का काउंट जो है वो इंक्रीज हो गया। अब काउंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो जो पर वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए तो ये लिक्विड सरफेस से ज़्यादा कॉलिजन्स होंगे, और ज़्यादा कॉलिजन्स होंगे तो अगेन एक न्यू डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, जिसमें क्या होगा, ये वाले जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में और ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया? इस पैराग्राफ में पूरे में यही लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये तो हमने एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन देख लिया, लेकिन सबसे पहले इस तरह का एक्सप्लेनेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे, प्रेशर का इफेक्ट गैसेस के ऊपर किस तरह से होता है, इसको सबसे पहले हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट विच इज नोन एज हेनरीज लॉ। अब ये हेनरीज लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब लॉ क्या बोलता है? द लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि जो सॉल्युबिलिटी है ना, किसकी, गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इसमें इस सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस गैस के पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, सेम टाइम पे डल्टन एट ए कंटेम्पररी ऑफ हेनरी ने जब ये स्टेटमेंट या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बताए, उसी टाइम पे डल्टन ने भी लगभग सेम चीज बोली। क्या बोला उन्होंने? also conclude independently that the solubility of gas in liquid solution is a function of partial pressure of the gas. If we use the mole fraction of gas in the solution as a measure of its solubility, मतलब इस गैस के जो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है उसको अगर हम गैस के मोल फ्रैक्शन की तरह मेजर करें तो इसको किस तरह से बोल सकते हैं? देन इट कैन बी सेड दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। मतलब सॉल्युबिलिटी को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें? मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉल्युबिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, द मोस्ट कॉमन यूज फॉर्म ऑफ द हेनरीज लॉ स्टेट दैट, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इस दोनों के बाद में, ये तो इनिशियल से पूरी हिस्ट्री लेते हुए बताया कि किस तरह से हेनरी लॉ जो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है उसकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन हमें जो पढ़ना है स्टेटमेंट वो क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का आता है। वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के भी फॉर्मूला हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज का मतलब यहाँ पे ये वेपर फेज जो है इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन को किसके फॉर्म में लिया गया है? सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में, या सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिया गया है, ऐसे बोल सकते हैं।
अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा है जिसको KH बोलते हैं, और KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। और ये हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है, इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, देन वी शुड प्लॉट, वी गेट ए प्लॉट ऑफ द टाइप ऑफ शोन। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में जब प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH। अब KH के बारे में बात करें, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर फिक्स होती है। दिस सजेस्ट दैट KH इज द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। मतलब KH जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर गैस के लिए फिक्स होता है, मतलब गैस के नेचर और टेम्परेचर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 2.11 दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर। अगर प्रेशर इसमें कांस्टेंट कर दें, देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, प्रेशर अगर मैंने कांस्टेंट माना है, कांस्टेंट किया, तो KH और X में जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन मैंने किसकी तरह ले रखा है? सॉल्युबिलिटी की जगह ले रखा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बोलें या मोल फ्रैक्शन बोलें, एक ही बात है। इन द लिक्विड इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल 2.2 that KH value for both N2 and O2 increases with increasing temperature, indicating that solubility of gases increases with the decreasing temperature. इसको हम आगे भी देखेंगे कि अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट में भी देखेंगे, और ये चीज़ यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे और नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन की 293 केल्विन टेम्परेचर पे KH की वैल्यू जो है वो कितनी है? 76.48 है, जबकि 303 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू इंक्रीज होके 88.84 हो जाती है। ठीक है, सेम नाइट्रोजन के लिए भी आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। It is due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than हॉट वाटर। रीज़न क्या है कि हॉट वाटर में ऑक्सीजन जो होगी उसका अमाउंट कम डिजॉल्व होगा, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको अनकंफर्टेबल रहेगा, जबकि कोल्ड जो होगा उसमें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी। क्लियर है? ओके, इस सॉल्ड एग्जाम्पल को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये सॉल्ड एग्जाम्पल हेनरी लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हेनरी लॉ के एप्लीकेशन की। तो हेनरी लॉ जो है वो इंडस्ट्रीज और बायोलॉजिकल फिनोमेना में एप्लीकेबल है। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का वो है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा ड्रिंक्स, बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में हमें क्या करनी होती है? बॉटल्स को सील करनी होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। किसमें? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं और सोडा वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक्स आप जानते हैं, कोकोला, पेप्सी, ये सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। इन सभी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, यानी कि अमाउंट इंक्रीज करना है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो हमें हाई प्रेशर पे इनको रखना होगा और टेम्परेचर लो पे रखना होगा। हेनरीज लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्कूबा ड्राइवर्स। स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं वो अपने साथ जो एयर लेके जाते हैं या ऑक्सीजन लेके जाते हैं उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा डिफरेंट होता है। रीज़न क्या है ये समझिए। स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं वो डीप अंडर वाटर में जाते हैं, और डीप अंडर वाटर में जैसे जैसे जाते हैं तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो क्योंकि वो ह्यूमन ही हैं तो ह्यूमन ब्लड में एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका अमाउंट भी क्या होता है? ज़्यादा डिजॉल्व होने लगता है। और ज़्यादा डिजॉल्व होता है वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आते हैं, सरफेस पे आते हैं, और सरफेस पे आने की वजह से एकदम से उनका प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी कि एक तरह से प्रेशर डिक्रीज होता है। और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो डिजॉल्व्ड गैसेज हैं वो क्या होंगी? एकदम रिलीज होंगी, है ना, रिलीज होंगी। तो जो ब्लड में छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, और छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं वो उनकी मेडिकल कंडीशन जो होती है उसको हम बोलते हैं बैंड्स, और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस पेनफुल और डेंजरस कंडीशन को
अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके जो ऑक्सीजन के टैंक्स होते हैं उनको हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है। कंपोजिशन क्या रखा जाता है, 11.7% हीलियम। ये याद रख लेना यार, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनके ऑक्सीजन टैंक में रखा जाता है। अब ये हीलियम से डाइल्यूट करने से होता क्या है, हीलियम जो होती है ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती है, इसीलिए जो बैंड बनते हैं वो बैंड्स नहीं बनते हैं। हेनरी लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है, एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। मतलब जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, और पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगा, और ऑक्सीजन जो होती है बॉडी में और ब्लड में वो कम डिजॉल्व होगी। ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगी, तो इस कंडीशन को, इस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं हम एनोक्सिया। अब एनोक्सिया से क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंबर्स हो गए या फिर हायर एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोग हैं, दे बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। ठीक है, उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो क्लियर नहीं होती है और उनकी थॉट प्रोसेस वीक भी हो जाती है। इस तरह के कंडीशंस जो होते हैं उसी को हम एनोक्सिया बोलते हैं। क्लियर है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर प्रेशर के इफेक्ट के बाद में अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब क्यों डिक्रीज होगी, इसका फिनोमेना समझ लो। देखो अभी जो हम बात कर रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, गैस जो है वो क्या है, सॉल्यूट लिया हुआ है, और लिक्विड जो है वो क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया हुआ है। ठीक है, और ओवरऑल सॉल्यूशन जो बन रहा है हमारे पास वो क्या है, सॉल्यूशन जो बन रहा है वो भी लिक्विड स्टेट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सॉल्यूट यानी कि गैस जो है वो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो वो लिक्विड स्टेट में आ रही है। लिक्विड स्टेट में गैस कब आती है, जब कंडेंसेशन होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो गैस का डिसोल्यूशन हो रहा है वो एक तरह की कंडेंसेशन प्रोसेस है। और कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि गैस कंडेंस कब होगी, जब उसका टेम्परेचर कम करेंगे। टेम्परेचर कम कब होगा, जब रिमेनिंग टेम्परेचर बाहर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल में अभी हमने देखा था कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उनमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, ये समझ में आ गया। ये पहले वाले से ही कोरिलेट कर दिया है, बस इतना सा इसमें समझ लीजिए कि जो गैसेस का डिसोल्यूशन है वो एक कंडेंसेशन प्रोसेस जैसा होता है। ठीक है, क्योंकि गैस जो है वो ओवरऑल सॉल्यूशन जो है लिक्विड स्टेट में बन रहा है, तो गैस भी एक तरह से लिक्विड स्टेट में ही कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस समझ सकते हैं। आपको ये सॉल्युबिलिटी के बारे में कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप अपने आप से अटेम्प्ट करें। सॉल्व क्वेश्चन भी सिंपल है, उसका सॉल्यूशन गिवन है। आप चाहेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं उन सॉल्यूशंस को और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी आपके लिए एक वीडियो बना के सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।